नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात होगी निराला के पत्रों पर। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के कहने पर बना रही हूँ, तो इस पीडीएफ में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ बिंदु मैंने लिखे हुए हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। जो लोग वीडियो बिना देखे ही पीडीएफ के लिए कमेंट्स में कहने लगते हैं, वो लोग वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ आपको लिखित रूप में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ यहाँ पर बिंदु लिखे हैं जिनके माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश यहाँ पर करूँगी। आपके सिलेबस में 25 पत्र संकलित हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा होगी। कथेतर गद्य साहित्य के बीए हिंदी ऑनर्स के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में, या फिर कह लीजिए जो निराला के पत्र हैं, इनके संदर्भ में मैं अब चर्चा शुरू कर रही हूँ। तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो बातें मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन आप करते चलिए। तो निराला के पत्र निराला रचनावली में संकलित हैं, ये पहला पॉइंट बनता है इसका। निराला रचनावली के 8वें भाग में निराला के पत्र संकलित हैं, और 8वें भाग में भी मैं बताऊं, 8वें भाग के दूसरे खंड में निराला के पत्र संकलित हैं। निराला रचनावली के 8वें भाग के दूसरे खंड में निराला के पत्र संकलित हैं, ये पहला पॉइंट बन रहा है। दूसरे पॉइंट पर बात करें तो निराला के कुल 197 पत्र इसमें संकलित हैं, 197, जिनमें से बात यहाँ पर होगी दुलारे लाल भार्गव जी की। तो उनके कितने पत्र हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि 197 पत्र संकलित हैं, जिनमें से रामकृष्ण त्रिपाठी यानी 4 लोगों के नाम पे या 4 साहित्यकारों के नाम पे निराला के पत्र लिखे गए हैं, या फिर निराला द्वारा जो पत्राचार हुआ है 4 साहित्यकारों के मध्य, उस पर चर्चा या फिर उन पत्रों को संकलित किया गया है। वो 4 साहित्यकार के नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। पहला नाम है रामकृष्ण त्रिपाठी का, दूसरा नाम है जानकी वल्लभ शास्त्री का, तीसरा नाम है विनोद शंकर व्यास का, और चौथा नाम है दुलारे लाल भार्गव का। ये आपको बातें इतनी पता होनी चाहिए। अब अगले तथ्य पर बढ़ते हैं, और मैं बताती हूँ कि 197 जो पत्र इसमें संकलित हैं, 197, इनका डिवीज़न किस तरह से आप करेंगे। इसमें से मैं आपको बता दूं 40 पत्र रामकृष्ण त्रिपाठी के नाम पे हैं, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, और 108 पत्र यानी 108 जानकी वल्लभ शास्त्री के नाम पे हैं, और इसके बाद में विनोद शंकर व्यास के नाम पे यहाँ पर 4 पत्र हैं। सबसे कम जो पत्राचार हुआ है निराला रचनावली में, जो पत्र संकलित हैं उसके अनुसार 4 पत्र विनोद शंकर व्यास को लिखे गए हैं। और दुलारे लाल भार्गव जी बचते हैं, जिनके 25 पत्र हमें पढ़ने हैं शुरुआत के। तो इनके नाम पर अभी तक अगर आपने जोड़ घटाना कर लिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग इनके नाम पर 45 पत्र बनते हैं, यानी 45 पत्रों द्वारा पत्राचार जो हुआ है निराला और दुलारे लाल भार्गव जी के बीच में, वो निराला रचनावली के खंड 8 के भाग 2 में संकलित है, जिसमें से शुरुआत के 25 पत्र हमारे सिलेबस में संकलित हैं, जिन पर हमें विचार विमर्श करना है, चर्चा परिचर्चा करनी है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं एक एक पत्र पर चर्चा करने के बजाय कुछ कॉमन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए चर्चा करूंगी। सबसे पहला बिंदु बनता है निजता और व्यक्तिगता, यानी जो पत्र होते हैं उनकी ये एक विशेषता भी है, या फिर कह लीजिए जो पत्र साहित्य है उसकी प्रवृत्ति भी है एक, कि उनमें निजता होती है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगता, क्योंकि पत्र बहुत निजी यानी वैयक्तिक होते हैं। जाहिर सी बात है, जो पत्राचार होता है वो 2 ऐसे लोगों के मध्य होता है जो एक दूसरे को जानते हैं, और क्योंकि ये काफ़ी अनऑफिशियल होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस वजह से इनमें काफ़ी निजता का भाव आ जाता है, और यहाँ पर कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है, भाषागत बाध्यता भी। तो इस स्तर पर बात करें तो निराला के पत्रों में दोनों ही तत्व दिखाई देते हैं प्रमुखता से, क्योंकि निराला अपने निजी जीवन के संघर्षों को
आर्थिक कठिनाइयों को और सामाजिक उपेक्षा, साथ ही साथ जो मानसिक द्वंद्व हैं, उनको बिना किसी संकोच के अपने इन पत्रों में प्रकट करते हुए चलते हैं। यानी उनके भीतर ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी वो अगर परिस्थितियों को प्रकट कर देंगे तो बहुत उन्हें लोग हीन भाव से देखें। उनके भीतर ऐसी कोई दृष्टि या फिर ऐसा कोई भाव व्याप्त नहीं है। दुलारे लाल भार्गव जी से वो मतलब लगभग सभी पत्रों में पैसे के लिए कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, दुलारे लाल भार्गव जो हैं वो एक संपादक हैं तो और निराला एक लेखक हैं। तो दोनों के मध्य जो पत्राचार्य हुआ है वो मुख्य रूप से रचनाओं के लिए हुआ है कि रचनाओं की प्रतियां निराला ने दुलारे लाल भार्गव जी को भेजी और दुलारे लाल भार्गव जी ने फिर कुछ उन्हें जानकारी दी कि इतनी प्रतियां इसकी छापी जा चुकी हैं या इस तरह से कार्य चल रहा है और बाकी आपकी अगली रचना कब तक कंप्लीट होगी, पूरी होगी, इस पर जानकारी आदि साझा हुई है। आगे बात करें तो निराला के व्यक्तिगत जीवन के भी विभिन्न पहलुओं की चर्चा यहाँ पर हुई है, जिसमें मैंने कुछ तो आपको बता दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें निराला बताते हैं दुलारे लाल भार्गव जी को अपने गृह कलेश के बारे में कि किस तरह से घर में थोड़ा बहुत माहौल अच्छा नहीं है, जिसके चलते उन्हें घर जाना पड़ेगा। तो गृह कलेश की जो स्थिति रही है उसको भी मतलब बताते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं दुलारे लाल भार्गव जी के साथ में मैं इनका निराला का एक जो मैत्रीपूर्ण भाव है, एक मित्रता का भाव है, एक जो सहजता के साथ में अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, वो यहाँ अंकित हो जाती है या ये बात उल्लिखित हो जाती है, जो कि पत्र साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, साहित्यिक जीवन संबंधी यहाँ पर कई बातें पता चलती हैं, जिसमें कई रचनाओं का भी जिक्र आया है। क्योंकि मैंने बताया कि पत्राचार्य इन लोगों के मध्य दुलारे लाल भार्गव और निराला के मध्य अधिकतर रचनाओं के संदर्भ में हुआ है, तो बहुत सी रचनाओं का भी जिक्र यहाँ पर आया है, जो कि आपको जिनमें से कई तो निराला की ऐसी रचनाएं हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, वहीं ऐसी भी कुछ रचनाओं का जिक्र आया है जो अप्रकाशित हैं, जो शायद पूर्ण हो ही नहीं पाई कभी। अब आप यहाँ से एक बात ये भी आपको पता चलेगी कि कई रचनाएं ऐसी हैं जो शायद हम जब निराला के बारे में पढ़ते हैं, उनका जीवन परिचय या कृतित्व पढ़ते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि इनकी ये रचनाएं अलिखित हैं या ये रचनाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं पाई, तो उनका भी परिचय यहाँ पर मिल जाता है, जिनमें से भी मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साहित्यिक जीवन संबंधी बात करूं तो यहाँ पर कुछ रचनाओं का जिक्र आया है, जिनमें से पहली आती है अप्सरा, जो कि पहले ही पत्र में इसका जिक्र आया है, अप्सरा रचना का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी महाभारत का, और तीसरी रचना रामायण का, चौथी आती है गीतिका, पांचवी आती है निरुपमा और छठी आती है अपराजिता। अपराजिता ही अलिखित एक रचना इनकी रही है, जिसके बारे में लिख भी दिया गया है साइड में कि ये एक अलिखित रचना है। और परिमल तो आप सबने सुनी भी होगी। तो इस तरह से इन कुछ मुख्य रचनाओं का और साथ में कई अन्य भी रचनाओं का जिक्र यहाँ पर आया है, जो कि निराला के साहित्यिक जीवन का परिचय दे देता है। साथ ही साथ बात करें तो निराला की आलोचकीय दृष्टि का भी यहाँ पर परिचय मिल जाता है। अब क्योंकि आलोचकीय दृष्टि जो है या समीक्षात्मक दृष्टि जो है वो साहित्यिक जीवन के अंतर्गत ही आएगी, उसका परिचय भी इन पत्रों में मिल जाता है, जिनमें मैं आपको बता दूं आलोचकीय दृष्टि के संदर्भ में यहाँ पर दो रचनाओं पर अपनी आलोचना या फिर समीक्षात्मक ग्रंथ तैयार कर रहे हैं। कौन? निराला, जिसका परिचय इन पत्रों को पढ़कर मिल जाता है, जिनमें से दो मुख्य रचनाएं आती हैं जिन पर आलोचनात्मक ग्रंथ या फिर आलोचनात्मक लेख तैयार कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं। कौन? निराला। तो उनमें से पहली है कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि उनके समकालीन है, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, निराला भी और जयशंकर प्रसाद भी। दूसरी महत्वपूर्ण रचना आती है चिंतामणि। तो इन दो रचनाओं को आप याद रखेंगे, जिन पर आलोचकीय दृष्टि के स्तर पर आप चीजें बताएंगे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो। अब यहाँ से एक बात और पता चल जाती है कि निराला जो है उनका मतलब साहित्यिक चिंतन मुखर रूप से
इन पत्रों के माध्यम से पाठक के यानी हमारे समक्ष आता है। और वे समकालीन साहित्य से क्या तात्पर्य है, जो उनके साथ में रचनाकार लिख रहे हैं वो साहित्य कहलाएगा, यानी जो उनके समकालीन साहित्यकार हैं उनके द्वारा लिखा गया साहित्य कहलाएगा समकालीन साहित्य। तो समकालीन साहित्य कवियों और लेखकों पर उनके जो अपने स्वतंत्र विचार हैं उन्हें भी उन्होंने व्यक्त किया है। और साथ ही साथ जैसा उनका मतलब एक होता नहीं बीच का रास्ता, जहाँ पर ना मतलब किसी पर बायस्ड अनबायस्ड का खेल नहीं है। अगर किसी मतलब इनके विचार जो है स्वतंत्र हैं, किसी पर आलोचनात्मक टिप्पणी आदि लिख रहे हैं या कह रहे हैं पत्रों में, तो वो भी काफी निष्पक्ष भाव से निष्पक्षता के साथ में कही गई है। तो ये कई बातें यहाँ पर साहित्यिक जीवन के संबंध में हमें पता चल जाती हैं इन पत्रों को पढ़कर। आगे बढ़ें तो अगले पॉइंट से देखते हैं क्या समझ सकते हैं हम। अगला पॉइंट आता है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। हालांकि ये इनके वैयक्तिकता वाले पॉइंट में ही कवर अप की जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मैंने इसलिए अलग लिखी है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर कई बार इन्होंने परिचर्चा की है दुलारे लाल भार्गव जी से कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके संदर्भ में कई बार और कई स्थानों पर जिक्र आया है। वैसे तो पत्रों में कई स्थानों पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी है निराला ने, लेकिन मुख्य रूप से मैं बात करूं, एक जो बीमारी का जिक्र इन्होंने अपने पत्र संख्या 16 में किया है दुलारे लाल भार्गव जी से, जहाँ ये बताते हैं कि इन्हें जो साइटिका की बीमारी है और उसके जो डॉक्टर हैं रतन बाबू, उनसे बातचीत हुई है और वो जब अस्पताल में बैठेंगे तब उनसे मिलना होगा या तब उनसे बातचीत होगी। और इस बीमारी के संदर्भ में जितना बेहतर किया जा सकता है वो तब करना संभव हो पाएगा, क्योंकि रतन बाबू जो हैं उनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो अगस्त में आएंगे। आगे बढ़े तो आपको बातें कई स्थानों पर ऐसी मिलेंगी जहाँ पर इनका स्वास्थ्य बनता बिगड़ता रहता है। लेखन कार्य के चलते भी, जहाँ निरंतर लेखन कार्य के चलते भी इन्हें साइटिका की कहीं ना कहीं समस्या हुई थी, जिसकी वजह से एक स्थान पर आकर इन्होंने ये भी बताया है कि इन्हें थोड़ा सा ठहरना पड़ा था, यानी 1-2 महीने तक इन्होंने लेखन कार्य स्थगित कर दिया था, ताकि ये थोड़ा मतलब इनकी जो साइटिका की दिक्कत है वो थोड़ी उसमें थोड़ा सुधार आ सके। तो स्वास्थ्य संबंधी के अंतर्गत आप इस तरह से चर्चाएं कर सकते हैं। एक बार आप पत्र खुद भी पढ़ लीजिएगा, 25 पत्र हैं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं उन्हें पढ़ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी, यानी ज़्यादा तथ्य आप इस पॉइंट के अंतर्गत संकलित कर पाएंगे। आगे बढ़ें तो बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। जाहिर सी बात है, कोई भी कथेतर गद्य विधा है, उसके भीतर चाहे जीवनी हो, चाहे आत्मकथा हो, चाहे निबंध हो, या फिर संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, या फिर यात्रा वृतांत, तो सबके भीतर से जिसके संदर्भ में ये लिखे गए हैं उनसे उस रचनाकार की व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो यहाँ पर ये निराला के पत्र हैं, तो जाहिर सी बात है निराला के व्यक्तित्व के कुछ पहलू सामने उभर कर आएंगे पाठक के, जिनमें से पहला पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है वो ये है कि ये जो है इन्हें अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है, यानी इन्हें आत्मसम्मान प्रिय व्यक्ति हैं ये, और इन्हें अपना स्वाभिमान बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि दुलारे लाल भार्गव जी से हर पत्र में, लगभग हर पत्र में, मुख्यतः जो इनकी मेहनत की कमाई है, जो कि इन्हें मेहनताना मिलना भी चाहिए, इनकी रचनाओं के प्रकाशित होने के पश्चात उसे समय से न मिल पाने के चलते इन्होंने थोड़ा रोष भी जाहिर किया है, थोड़ा गुस्सा भी जाहिर किया है। क्यों? क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है, ये बात इन्होंने बताई भी है इन पत्रों में कि कोई होटल वाला आके इनसे तकाजा करे, तो समय से ही ये जो रेंट बनता है वो देते रहते हैं ताकि कोई व्यक्ति आके इनसे तकाजा न करे। तो ये इनके व्यक्तित्व के स्वाभिमानी पहलू को दर्शाता है, या इनका आत्मसम्मान जो है इन्हें बहुत प्रिय है, इस बात का यहाँ से पता चल जाता है। अगला पॉइंट आएगा इनके व्यक्तित्व की विशेषता के अंतर्गत कि इनका जीवन जो है संघर्षशील जीवन है और जुझारू वृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कभी हार नहीं मानते हैं। और इनका जो व्यक्तित्व के ये सारे पहलू हैं, ये पाठक को भी कहीं ना कहीं जीवन में आने वाली तकलीफों से जूझने के लिए मोटिवेट करते हैं कि जीवन में अगर बुराइयां भी हैं तो एक स्तर के बाद में अच्छाइयां भी आएंगी। तो सकारात्मक भाव इनका जो व्यक्तित्व है वो प्रसारित करता है। आगे बात करें तो
व्यक्तित्व की हालांकि कई विशेषताएं यहाँ पर आई हैं, जैसे मैंने आपको 3-4 तो बता ही दी हैं, उन्हीं के माध्यम से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो निराला का जो व्यक्तित्व है उसका अनूठा पक्ष ये है कि पाठक को जीवन में किसी भी पड़ाव पर हार न मानने की प्रेरणा देता है इनका व्यक्तित्व। साथ ही साथ निराला को सदैव के लिए पाठक के हृदय में चिरकालीन के लिए यानी हमेशा के लिए जीवंत या जीवित बनाकर रखता है। उनका व्यक्तित्व इतना अखंड और विराट है। आगे बढ़े तो बात करते हैं निराला की आर्थिक परिस्थितियों पर। ये अगला पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि निराला की आर्थिक स्थिति सभी को पता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेव वर्मा। उन चारों स्तंभों में, चारों आधार स्तंभों में निराला की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय थी, सबसे ज्यादा कारुणिक थी। इनके जीवन के दुख भी अपार रहे और इन्होंने लिखा भी है सरोज स्मृति में, जब इनकी युवा पुत्री की मृत्यु हो जाती है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो आप देख सकते हैं कि एक कवि मन पर क्या गुजरी होगी जब उसने इन पंक्तियों को लिखा होगा। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के पश्चात भी, इन आर्थिक तंगियों के पश्चात भी निराला के व्यक्तित्व की फिर से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आती है। वो ये है कि इन विपरीत परिस्थितियों के पश्चात भी निराला की लेखनी कभी रुकी नहीं, जो कि पाठक को भी एक प्रेरणा देती है। तो दुलारे लाल भार्गव जी से निराला का पत्राचार उनके निरंतर आर्थिक अभावों से जूझते रहने का एक प्रमाण है। दिखाई पड़ता है कि वो निरंतर आर्थिक अभावों से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ मानसिक द्वंद्वों से जूझ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ व्यक्ति आर्थिक अभावों का शिकार होता है तो मानसिक द्वंद्व होना वहाँ पर नॉर्मल सी चीज हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से आर्थिक तंगी का शिकार है। और पारिश्रमिक से पूरा पड़ेगा या नहीं, क्योंकि ये तो चिंता रहती है निराला को। ये बात आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगी कि जो मतलब कोई भी रचना प्रकाशित होगी नई नई, तो वो पाठकों को पसंद आएगी या नहीं। अगर पसंद आएगी, और क्या इतनी प्रतियां बिक पाएंगी जिनसे पारिश्रमिक पूरा हो सके, जिनसे मैं मतलब अपनी जीवनचर्या पूरी कर सकूं, घर का खर्चा पानी हो सके, तो पारिश्रमिक पूरा पड़ेगा नहीं। ऐसे मानसिक द्वंद्वों से निरंतर जूझते रहते हैं निराला। ये बात आपको ये पत्र पढ़कर पता चलेगी। तो इन कुछ बिंदुओं से मैंने चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बिंदु और मैं यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आपकी चीजें जो हैं ज्यादा क्लियर हो जाएं बेहतर तरीके से। वो बिंदु है यहाँ पर भाषा और शैली का, या फिर शैलीगत विशेषताओं का। अब इसके अंतर्गत आप बताएंगे कि इन पत्रों की शैली कैसी है। तो पत्रों की शैली कैसी होती, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। औपचारिक शैली होती है, यानी उसमें सहजता होती है, सरलता होती है। आप ये चीज नोट डाउन करते चलिए। सहजता होती है, सहज भाव से लिखे जाते हैं। साथ ही साथ प्रभावशीलता होती है और भावात्मकता होती है। क्यों? क्योंकि जो पत्र लिख रहा है वो अपने भावों को उसमें कहीं ना कहीं संचरित कर रहा है, उल्लिखित कर रहा है। और इसमें संवादात्मकता होती है, संवादों के माध्यम से बातें कही जाती हैं, ताकि जब पाठक इन्हें पढ़े तो पाठक को ऐसा महसूस हो कि ये संवाद या फिर ये पत्राचार स्वयं उससे लेखक कर रहा हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर निराला की भाषा में कोई कृत्रिमता या अलंकरणता नहीं है, यानी कोई बनावटीपन नहीं है। बहुत ही प्राकृतिकता और कह सकते हैं नैसर्गिक वृत्ति से परिपूर्ण है निराला की भाषा शैली। ये बात आपको पत्र पढ़कर पता चलने वाली है। जीवंतता है और सजीवता है भाषा में, यानी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बोझिल इनकी भाषा नहीं लगती है कि इन्होंने कुछ भी लिख दिया है, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जीवंतता है भाषा शैली में और सजीवता है, ताकि जब हम पढ़ते हैं इसे तो एक गतिशीलता है भाषा में जो निरंतर अंत तक बनी रहती है और हम इससे जुड़े रहते हैं और निराला के व्यक्तित्व से निरंतर प्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं। तो यहाँ पर कई बिंदुओं के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं निराला के पत्रों में उल्लिखित मूल जो भाव है या मूल स्वर है
उसको मैं आपके समक्ष बता पाऊँ। बाकी अभी भी अगर कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि पॉइंट्स के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएँ। बाकी अगर आपका समय रहता है तो एक बार पत्र ज़रूर पढ़िएगा। अभी मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अगर पत्र पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर पत्र समझ आएंगे। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। बाकी चैनल से स्वयं भी जुड़ें, अपने साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।